हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, कल गवर्नमेंट जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो कल अप्रूव कर दिया है मेगा 5G ऑप्शन को। यानी कि अब इंडिया में जो 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शन हो सकता है, और इससे जो बैंडविड्थ है वो 5G स्पेक्ट्रम के लिए दिए जाएंगे। और इसका जो पहले से ही मद्रास IIT मद्रास में इसका टेस्टिंग चल रहा था। 5G स्पेक्ट्रम का 5G का टेस्टिंग चल रहा था। इसमें अब इसमें बहुत सारी कंपनियां बिड करेगी, और 5G नेटवर्क जो अभी हम लोग 4G ले रहे हैं, 4G मिल रहा है, ये बाद में ये 5G नेटवर्क में मिलेगा। तो अभी हम लोग को ये समझना होगा कि 5G और 4G जो है इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। जैसे हम अलग अलग जो है वो देखते हैं, तो 5G क्या है, वो सबसे पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, और अब 5G है। और जापान और साउथ कोरिया इवन 6G टेस्टिंग कर रहा है। तो ये G4 जनरेशन अलग जनरेशन का है, ये देखेंगे। दूसरा न्यूज जो है वो है होमोफोबिया का मतलब होता है जो लोग गे या LGBTQ कम्युनिटी से नफरत करते हैं, ये सबको देखा जाता है। तो ये इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है, इंडिया सोसाइटी में ये अभी बहुत ज्यादा है। तो इसी के ऊपर जो ऑथर है वो बताए कि इसको कैसे कम किया जाए, ये सब। और अगला है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अभी जो सिप्री जो है, सिप्री का एक रिपोर्ट आया है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे, कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कैसे होगा, क्या कौन से स्टेट का क्या कंडीशन है न्यूक्लियर पे, किस स्टेट के पास कितना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सारा कुछ बताया गया है। इवन कि इसमें बताया गया है कि इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर की अगर बात करें तो वो रसिया के पास है, मोस्टली 6,000। दूसरा नंबर पे ऑब्वियसली US रहेगा। तीसरा नंबर पे चाइना है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। यानी कि इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डिफेंस के पे सारा कुछ रिपोर्ट जारी करता है, कौन सा डिफेंस आर्म से सब पे। ये अभी बताया कि इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है इंडिया अभी भी। तो ये सारा कुछ इसमें। उसके बाद अगला जो एक कंट्रोवर्सी जो है वो फिर से राइज हो गया है, वो है नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। अब ये नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल क्या है, तो ये है एक्चुअली में, ये सपोज ये आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये इंग्लैंड सी है, और इधर आपका यूके है। ये एक अलग कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसको बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है ये ब्रिटेन का पार्ट है। तो जब यूके ब्रेग्जिट जब हुआ कंप्लीटली 2021 में, तो ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब जो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, तो अब यहाँ से जो सामान जाएगा, ये दोनों के बीच में बहुत पोरस बॉर्डर है, मीन्स ओपन बॉर्डर हम लोग बोल सकते हैं, ओपन बॉर्डर है। तो सपोज करो यहाँ से जो सामान जाएगा, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, खाने वाला सामान जो है, तो EU का अब एक अपना स्टैंडर्ड होता है। EU एक अपना, तो यहाँ पे तो बॉर्डर ओपन है, तो अगर बिना जांच किए यहाँ पास से भेज देगा तो वो इजिली यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट में यहाँ पे एक अपना क्या बैठा दिया है, टेस्टिंग सेंटर टेस्टिंग सेंटर लगा दिया है, कि जो भी सामान ब्रिटेन से आएगा, खास करके खाने वाला जो सामान है वो यहाँ पे टेस्ट होगा। जब वो EU के स्टैंडर्ड को पास कर जाएगा तभी वो, इवन कि EU का जो अपना जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें उसको एंट्री मिलेगा, और यहाँ से फिर ये इधर जा सकता है। तो अभी ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बोले हैं कि हम इसको चेंज करेंगे, इसमें हम अमेंडमेंट्स लाएंगे। जो हमारा जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है इसमें हम अमेंडमेंट्स लाएंगे, और वो बोले हैं कि हम इसको अमेंड करेंगे। तो इसी पे यूरोपियन यूनियन है वो बोला है कि हम इसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ जाएंगे कि वो इंटरनेशनल लॉ
एंड एग्रीमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, और हम ब्रिटेन को ये सारा कुछ चेंजेस करने नहीं देंगे। इसी पे अभी कंट्रोवर्सी आ गया है, तो इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे सारा कुछ। तो अब हम लोग देखते हैं पहला न्यूज। पहला न्यूज जो है वो है कैबिनेट जो है कल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA कल 5G स्पेक्ट्रम के लिए ओके कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है 5G ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाए। अगर आप लोग को ऑक्शन ध्यान होगा तो ऑक्शन में बोली लगता है, जैसे आप लोग को ध्यान में होगा जो बोली लगा था 2G स्पेक्ट्रम का, जो जिसमें वो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कि उसमें घोटाला बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम का बात किया जा रहा है कि अब 5G स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन किया जाएगा, 5G को स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन एक्चुअली में क्या कितना का किया जाएगा, 72 गीगाहर्ट्ज तक का ऑक्शन जो है वो किया जाएगा जुलाई एंड तक, जुलाई के लास्ट तक ये ऑक्शन किया जाएगा। और इसमें सारे कंपनी को दिया जाएगा। इससे जो है वो हमारा जो रिकमेंड क्या किया है कि 39% रिजर्व जो है वो फ्लोर प्राइस से कम हो ट्राई के द्वारा। ये सब कुछ लगभग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के सुपरविजन में सारा कुछ चलेगा। तो ये बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया। तो हम लोग देखते हैं कि 5G एक्चुअली में होता क्या है। तो जब सबसे पहले 1G आया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन मेनली 1980 में आया, 1980 में। और इसमें सिर्फ क्या होता था, ये एनालॉग रेडियो सिग्नल्स पे था, एनालॉग रेडियो सिग्नल। और इसमें लेटेंसी मीन्स इसका कोई इशू नहीं था। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, कितना जल्दी वो कितना टाइम पीरियड के अंदर में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह दूसरे जगह जाने में डाटा को कितना टाइम लग रहा है, ये लेटेंसी होता था। तो लेटेंसी जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता था। और इसका स्पीड अगर देखा तो ये कितना होता था, 0.002 Mbps, मीन्स बहुत स्लो स्पीड होता था। और इसमें सिर्फ वॉइस मीन्स हम सिर्फ बात कर सकते हैं, ओनली वॉइस और कुछ नहीं। इसका स्पीड लेस देन 10 kbps था। उसके बाद अगला जो है आप डाटा जो भेज सकते हो 10 kbps से ज्यादा का डाटा आप नहीं भेज सकते हो, ये भी था। उसके बाद 1990s में ये डेवलप हुआ। और 1990s में क्या आया, 2G स्पेक्ट्रम, 2G आया। 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, और ये डेवलप हुआ। और इसमें जो एवरेज स्पीड था वो अब हो गया कितना, 0.064 Mbps, मेगावाट पर सेकंड। ये क्या था, ये पहले जो एनालॉग वर्जन जो था, ये अब इसको डिजिटल वर्जन हो गया। तो इसका कवरेज ज्यादा हो गया। अब हम क्या भेज सकते हैं, पहले सिर्फ वॉइस था, अब वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अब मैसेजेस भी हम कर सकते हैं। इसका जो लेटेंसी था वो कितना था, 629 मिली सेकेंड। यानी कि अगर हम कहीं डाटा भेज रहे हैं तो डाटा को जाने में 629 मिली सेकेंड लगेगा। उसके बाद 3G आया। 3G में और डाटा का स्पीड बढ़ा, इसमें स्पीड कितना हो गया, 2 to 10 Mbps। ठीक है, ये मोबाइल ब्रॉडबैंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड भी आ गया। तो यहाँ पे हम आप क्या करने लगे, वॉइस, हम डाटा भी अब ट्रांसफर करने लगे। इंटरनेट, फोन और टैबलेट पे नेट चलने लगा। 3G से जो 3G मोबाइल फोन आ गया तो नेट ये सब कुछ चलने लगा। और यहाँ पे लेटेंसी जो है वो और कम हो गया, डेवलप हो जाने के अब डाटा और ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होने लगा। अब जो लेटेंसी था वो है 212 मिली सेकेंड। और मैक्सिमम डाटा साइज रेट क्या था, 2 Mbps। इसके बाद लगभग 2010 में या 2010 या 9 में क्या डेवलप हुआ, 4G, फोर्थ जनरेशन। इसका स्पीड जो था वो मेनली 100 Mbps से 1 Gbps तक, मैक्सिमम स्पीड 1 गीगावाट पर सेकंड तक इसका स्पीड था। इसका लेटेंसी बहुत कम हो गया, यानी कि 60 to 90 मिली सेकंड, इतना जल्दी अब डाटा ट्रांसफर होने लगा। और इसमें 450 Mbps साइज तक का डाटा भेजा जाने लगा। डाटा रेट जो था वो 450 Mbps था, डाउनलोडिंग डाटा। तो इस तरह से जो है इसमें और भी बहुत कुछ हो गया। हम लोग वर्चुअल टॉक कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग बहुत इजीली होने लगा, सारा कुछ यहाँ पे होने लगा। और ऑनलाइन गेमिंग है, स्ट्रीमिंग है, सारा कुछ यहाँ पे इजीली होने लगा। ब्रॉडबैंड आ गया।
हॉटस्पॉट्स हम क्रिएट करने, अपने मोबाइल से हम हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, वाईफाई क्रिएट करते हैं, तो वो सब 4G में आ गया। अभी जो इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, डेवलप करने का, वो है क्या, 5G। ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऐसा ना कि इंडिया इंडिया इसमें बहुत पीछे चल रहा है। 5G जो है वो मोस्टली 2019-20 में ही डेवलप हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं। ये 19-20 में डेवलप हो चुका है 5G। और इसमें क्या है, ब्रॉडबैंड जो है वो और ज्यादा ब्रॉडर वे में होगा, अल्टरनेटिव होगा होम ब्रॉडबैंड जो हम रहते हैं उसको और ज्यादा बेटर, इसमें हाई कैपेसिटी होगा, फोन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, यानी कि हमारा जो वीडियो कॉल ये सब है या जो हमारा डाटा ट्रांसफर है वो और ज्यादा हो जाएगा, हम डाउनलोडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका स्पीड जो है वो कितना होगा, इसका स्पीड मेनली 1 Gbps से 100 Gbps तक इसका स्पीड जा सकता है। तो और इसमें डाउनलोडिंग ये सब जो है वो मिनटों में हो जाएगा, सेकंड में, इससे मिली सेकंड्स में इसका डाउनलोडिंग हो जाएगा। और इसका लेटेंसी जो है वो 1 मिली सेकंड से कम होगा। जस्ट इमेजिन टू 1 मिली सेकंड से भी कम इसका लेटेंसी होगा, यानी कि डाटा ट्रांसफर कर होने में टाइम जो है वो 1 मिली सेकंड से भी कम लगेगा। तो ये सारा कुछ इसमें फायदा होगा। अब इसका प्रॉफिट क्या है इतना फास्ट डाटा का, तो अभी हम लोग क्या, अभी सब कुछ डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। जैसे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रहा है, अभी हम सारा कुछ जैसे सारा डिजिटल, जैसे एग्रीकल्चर, सब सारा ट्रेनिंग ये सब ऑनलाइन दिया जा रहा है, तो ये सारा कुछ इससे हेल्प मिलेगा। जो 5G स्पेक्ट्रम है वो 3 तरह का स्पेक्ट्रम इसमें रखा गया है। पहला क्या है, लो लो बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें मेनली इसमें लिमिटेड रहेगा, 100 Mbps तक का स्पीड लिमिटेड रहेगा। और ये मेनली मोबाइल फोन ये सब में कॉमन यूज में, यहाँ पे कमर्शियल सेलफोन ये सब में ये यूज होगा। दूसरा जो है वो रखा गया है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। ये मेनली यूज कंपनी जैसा में यूज होगा, इंडस्ट्रीज है, स्पेशलाइज फैक्ट्री ये सब है, वहां पे इसको यूज में लाया जाएगा। इसका स्पीड जो है वो लो बैंड से ज्यादा रहेगा। उसके बाद अगला क्या है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम। हाई बैंड स्पेक्ट्रम, इसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा। और यहाँ ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर का जो 5G टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम घर बैठे बैठे सारा काम इंटरनेट से कर रहे हैं, घर का लाइट सब हम ऑफ कर रहे हैं जगह बैठे बैठे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से है। रोबोट्स ये सब में जो है स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये सब में हमें जरूरत पड़ेगा हाई बैंड स्पेक्ट्रम का, तो यहाँ पे ये सारा कुछ डेवलप होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा अभी भी इंडिया में लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, इंडिया में फाइबर जो है, फाइबर बहुत दूर तक नहीं फैला। अगर हम इसका लिमिटेशंस का बात करें कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इश्यूज आएंगे, अभी सिर्फ ऑक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी इसको बहुत लंबा जाना होगा इंडिया में। तो सबसे पहले तो फाइबर, इंडिया में टोटल का मात्र 30% फाइबर ही फैला हुआ है, बिछाया हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा अभी फाइबर को डालने की जरूरत है। इसके बाद और क्या इसमें चैलेंजेस आएगा, मेक इन इंडिया जो हमारा जो है, हम मेक इन इंडिया के पे जा रहे हैं, इस तरह से हम बहुत सारे कंपनीज पे रोक लगा दिए हैं, बैन कर दिए हैं कि वो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट से सब नहीं लगा सकता है। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उसका हम नहीं, उस पर जो ये सारा 5G टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, तो वहां से हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू आएगा कि हमें अपने ऊपर डिपेंडेंस रख के ज्यादा स्लो हो जाएगा। फिर स्पेक्ट्रम का प्राइसेज जो है वो बहुत हाई जा रहा है, तो ये प्राइसिंग का इशू आएगा। मे बी इससे हैप्स और हैप्स नोट का भी इशू आ सकता है। तो हमें रूरल और अर्बन दोनों को प्रॉपर देखना होगा कि रूरल को भी उसी स्पीड में, उसी पेस में डेवलप करें जिस पेस में अर्बन एरियाज में डेवलप हो रहा है। नहीं तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज डिवाइड हो जाएगा कि एक के पास ज्यादा स्पीड नेट है, एक के पास कम है, और हैप्स नोट का इशू आ जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे अभी आने वाला है, देख इसका ये धीरे धीरे ये चलेगा। तो ये मेजर न्यूज था जिसमें कि कैबिनेट जो है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो नेट है वो बहुत स्पीड हो जाएगा और हम लोग का 5G में मुड़ जाएंगे। तो इसमें और एक क्या दिक्कत आएगा वो, कि बहुत सारे जो मोबाइल फोन है वो 5G सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि बहुत लोगों के पास जो अभी हैंडसेट है वो उनको हैंडसेट को बदलना होगा 5G सपोर्ट के लिए। तो ये भी एक इशू आएगा। तो ये सारा कुछ देखना होगा कि ये कैसे होता है। उसके बाद अगला जो न्यूज है वो है इंडिया इज लिंगरिंग ऑन
उसके बाद जो हमारा दूसरा जो न्यूज है वो है एलजीबीटी कम्युनिटीज पे, कि इसमें एलजीबीटी अभी जो रिसेंट इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटीज के बारे में क्या क्या इनका इशूज है, इंडिया में इनके प्रति क्या लोगों का धारणा है, क्या कुछ है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑथर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में केरला हाईकोर्ट एक जजमेंट दिया था जिसमें दो लड़की एक साथ रहना चाहती थी और वो दोनों को वो अलाउ कर दिया कि ठीक है आप रहो। केरला हाईकोर्ट सिर्फ उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो, आप दोनों एक साथ रहने से खुश हो, तो वो दोनों सिंपली यस में जवाब दिए और केरला हाईकोर्ट उनको अलाउ कर दिया। और इवन की केरला हाईकोर्ट पुलिस को ऑर्डर दिया है कि आप इनको फुल प्रोटेक्शन दोगे, आप इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दोगे। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। राइटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी, सब के अनुसार यहाँ पे बताने का प्रयास है कि हमारे यहाँ क्या कंडीशन क्या है एलजीबीटीक्यू का। तो अभी भी एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटीज हैं इनको अभी भी हम लोग हेट से देखते हैं, हेट के व्यू से देखते हैं, इनसे अभी भी हम लोग हेट करते हैं। ओपनली ये सब बात करने से लोग अभी भी हिचकिचाता है हमारे सोसाइटी में, लोग इस बारे में कंप्लीटली बात नहीं करते हैं। और अगर कोई किसी के बारे में लोग जानते हैं कि वो एलजीबीटी कम्युनिटीज है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। इसी कारण हमारे कम्युनिटी में, हमारे इंडिया में, हमारे सोसाइटी में अगर कोई एलजीबीटी कम्युनिटी है तो वो जल्दी अपना ओपन भी नहीं करना पसंद करता, वो किसी को जल्दी बताना नहीं चाहता कि हम एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं, हम गे हैं या लेस्बियन हैं या जो भी है, ये सारा कुछ वो बताना नहीं चाहता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारा सोसाइटी जो है वो अभी भी हेटेरोडॉक्स सोसाइटी है। अभी भी हम अपने सिविलाइजेशन कल्चर को लेकर चल रहे हैं। हमारा जो सोसाइटी है वो सिविलाइजेशनल सोसाइटी है। हम लोग अभी भी अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम से जो हमारा सिविलाइजेशन कल्चर है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा इशू है कि इतना दिन से जो हमारा जो सिविलाइजेशनल स्टेटस है ये इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। और दूसरा क्या है, जो हमारे यहाँ जितने भी सारे धर्म हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो या कोई, ये सारे धर्म में इनके बारे में कुछ ज्यादा खास मेंशन नहीं किया गया ताकि इनको समाज में उस इज्जत से देखा जा सके। हर जगह पे इनके इनके खिलाफ ही बोला गया। तो ये सारा इशू यहाँ पे है कि स्टेटस जो है इंडियन सोसाइटी में, इनका स्टेटस बहुत लो है। इवन कि कुछ समय पहले तक गवर्नमेंट भी इनको इनको कोई स्टेटस नहीं दे रखा था, अभी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इन पे बात करना स्टार्ट किया है। तो ये सारा यहाँ पे इशू है। अब इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स देखें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट सबसे पहले तो आर्टिकल 14 है जो हमें क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी, सबके प्रति इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 15 है, क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, जेंडर के ग्राउंड पे या कास्ट हो, रेस हो, ये सब के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे पास आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, यानी कि हमारे यहाँ किसी को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका अपना लाइक या डिसलाइक क्या है, इट डजेंट मैटर, उसको डिग्निटी के साथ, पूरे इज्जत के साथ सोसाइटी में जीने का अधिकार है। इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसमें भी बात हुआ था, तो उसमें भी इसके बारे में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को बराबर का स्थान मिला है। जैसे हम फ्रेटर्निटी का बात करते हैं, फ्रेटर्निटी में क्या है, भाईचारा। तो भाईचारा में क्या है, सब लोग मिलकर रहेंगे, चाहे वो कैसा भी है, उसका फिजिकल एस्पेक्ट कैसा है, डजेंट मैटर, हम लोग सब मिलकर रहेंगे, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स में बताया गया है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बोला गया है और इसमें आगे क्या होने करने की जरूरत है ताकि इन लोग को प्रॉपर प्लेस मिले, प्रॉपर इज्जत मिले। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस की जरूरत है, हमें ये बताने की जरूरत है कि कोई भी धर्म में इनके अगेंस्ट में नहीं बोला गया। हम इनके इनको सपोर्ट करने से हमारा कल्चर या हमारा सिविलाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे रिचुअल्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है वो सबको एक ने समान देखते हैं। भगवान किसी के बीच में कोई डिवीजन नहीं किए, तो फिर हम कौन होते हैं डिवीजन करने वाले।
जब भगवान सभी को एक समान दिए हैं जीने का अधिकार, तो हम लोग यहाँ सोसाइटी में डिवीजन करने वाले कौन हो? जैसे अगर हम हिंदुइज्म का बात करें तो वहाँ पे अर्धनारीश्वरा का एक रूप दिया गया है। तो इसी कारण ये सारा कुछ यहाँ पे बात बोला गया कि ये इंडियन सोसाइटी जो है इसको थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है, अवेयरनेस। और दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अवेयरनेस होगा। हमें जो हमारे जो पुराने जो रिचुअलिस्टिक बंधन है उससे आगे निकलना होगा और इन्हें सपोर्ट करना होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। तो ये मेजर आज यहाँ आज का न्यूज था। उसके बाद अगला अगर हम न्यूज देखें तो ये है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे। सिप्री का अभी ईयरली रिपोर्ट आया है जिसमें सिप्री ये बताया है कि कौन से स्टेट के पास कितना न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो है। उसमें सबसे नंबर 1 पे रसिया है। रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, मोस्टली 6000 प्लस। उसके बाद यूएस है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है और फिर इंडिया है। यहाँ पे ये भी बताने का प्रयास किया है कि पिछले 10 साल में 2012 से 2021 के बीच में इंडिया जो है वो हाईएस्ट डिफेंस वायर है या डिफेंस इंपोर्टर है। सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट इंडिया किया है 2012 से 2021 के बीच में, सबसे ज्यादा खरीदा है। अभी यूएन या और भी ऑर्गेनाइजेशन के कितना प्रयास करने के बाद भी अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आगे तैयार किया जा रहा है, वो अभी भी कर रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। अभी हम लोग ईरान को देख रहे हैं, ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इशू बताया गया है कि कैसे इसको रोका जाए। ये सारा सिप्री जो है बोल सिप्री के में या अपने रिपोर्ट में सारा कुछ दिया कि ईरान कैसे अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है, ईरान भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है जेसीपीओ को फेल होने के बाद। जेसीपीओए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था ईरान प्लस P5 प्लस जर्मनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये जब 2020 में फेल हो गया, यानी कि यूएस जब इससे बैक ऑफ कर गया, तो हाल ही में ईरान अनाउंस किया है, उसी समय के बाद ईरान क्या है अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये सारा इशू जो है ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है सीपीयू के अनुसार। तो अगर हम देखें कि इशूज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, तो अभी कोई भी जो ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं है। चाहे वो जैसे अगर हम एनपीटी का बात करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसको बहुत सारे कंट्रीज साइन नहीं किए, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पहले क्या किया था, वो एनपीटी पे साइन किया था और उसके बाद वो बाहर हो गया। तो ये सारा यहाँ पे इशू बताया गया है कि ये इशूज हैं। ईरान अपना इनरिचमेंट बढ़ा रहा है, इजराइल के पास न्यूक्लियर हो गया है, इवन कि बोला जा रहा है कि तुर्की भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, तुर्की भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के रास्ते पे है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। करंट सिचुएशन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का ये है कि सारे जो इसके एग्रीमेंट है, चाहे वो एनपीटी हो या आपका सीटीबीटी हो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, ये सारा फेल है। अभी हाल ही में एक और ट्रीटी जो है वो 2021 में फोर्स में आया है, कौन सा, टीपीएनडब्ल्यू, ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये ट्रीटी जो आया है ये 2017 से निगोशिएशन चल रहा था और ये 2021 में फोर्स में आया है। लेकिन ये ट्रीटी भी तब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जब तक इस पे सारे न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो साइन नहीं कर दे। कोई भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। इस ट्रीटी का मतलब क्या है, इस ट्रीटी में बोला गया कि किसी के पास चाहे कोई भी देश हो, सबके न्यूक्लियर वेपन को क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा। टीपीएनडब्ल्यू और एनपीटी में यही डिफरेंस है। एनपीटी क्या बोलता है कि P5 कंट्री को छोड़कर, और इसका क्या था, इसका एक डेडलाइन था कि जैन 1967 के पहले जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो रख सकता है,
बाकी सब जो है अपने न्यूक्लियर वीपन को खत्म करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। इंडिया ना तो TPNW का मेंबर है, इस पे भी साइन नहीं किया है, NPT को भी साइन नहीं किया है, इंडिया जो है वो CTBT को भी साइन नहीं किया है। ये सारा UN लेड इनिशिएटिव है, तो ये सबको इंडिया साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया बोलता है कि ये सब में डिस्क्रिमिनेशन है। जो कंट्री पहले से जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप उसको छूट क्यों दे रहे हो? सारे कंट्री के ऊपर बराबर सब कुछ लागू होना चाहिए। और दूसरा, इंडिया को क्या बोलना होता है कि हम सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस डिसआर्मामेंट पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं, वो कौन सा है? CD, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। बस यही एक जो है, यही इसी को इंडिया मानता है। ये कब आया था, फोर्स में आया था? ये 1979 में फोर्स में आया है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसमें अभी टोटल 65 मेंबर्स हैं। इसके बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये भी फेल हो चुका है। ये 1996 में इसको लाया गया था, 1996 में। लेकिन इसको मेन, जैसे इस पर पे पाकिस्तान इस पे इसका साइनेट्री नहीं है, इंडिया साइनेट्री नहीं है, और भी सारे जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो इसके साइनेट्री नहीं है। तो इस पे जब तक सारे 8 जो मेजर न्यूक्लियर कंट्री हैं, जैसे कि US, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इजराइल, जब तक ये सारे कंट्रीज इसको साइन नहीं कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक CTBT सक्सेसफुल नहीं होगा। सेम कंडीशन TPNW का भी है। TPNW जो है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसका भी सेम कंडीशन है। इसका निगोशिएशन जो है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, TPNW का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये UN स्पॉन्सर, UN प्लस आईकैन, आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2017 में, नोबेल पीस प्राइज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आई कैन जो है, ये क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। ये और UN मिलकर TPNW लाए हैं इनिशिएटिव। हाल ही में कुछ समय पहले आईकैन के जो डायरेक्टर थे, वो बोले थे कि ठीक है, इंडिया अगर अभी साइन नहीं करना चाहता है TPNW को, तो ठीक है, साइन ना करे, लेकिन इसके मीटिंग में एज ए ऑब्जर्वर वो शामिल हो, ताकि उसका जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सके। हम इंडिया को एज ए ऑब्जर्वर अलाउ करेंगे, वो बिना साइन किए TPNW की जो मीटिंग्स हैं ये सब में वो शामिल हो सकता है। अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें, तो इंडिया का स्टैंड क्लियर स्टैंड है। इंडिया बोलता है कि मेरे दोनों साइड में बहुत ही फ्रेजाइल नाइबर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन नाइबर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर है, और दोनों जो है क्या है? भरोसेमंद नाइबर्स नहीं है, दोनों नाइबर्स भरोसे के लायक नहीं है। तो हमें अपना स्टैंड क्लियर, जब तक सारे कंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नहीं कर देते हैं, हम किसी भी ट्रीटी पे साइन नहीं करेंगे। जैसे आपका NPT जो है, NPT चाइना को अलाउ करता है न्यूक्लियर रखना, जो कि सबसे जो है वो नॉन ट्रस्टेड अगर कोई कंट्री है तो वो चाइना है। ये अभी हमारा इतना ज्यादा बॉर्डर इशू चल रहा है, इतना हमारा कंडीशन जो है वो हार्श हो गया चाइना के साथ, तो ये सब के कारण इंडिया साइन नहीं करा। CTBT का भी वही हाल है, CTBT में भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो इंडिया बोल रहा है जब तक सारे कंट्री अपने न्यूक्लियर को डिसआर्मामेंट नहीं कर देते हैं, हम नहीं करेंगे। और इंडिया का दूसरा क्या कहना है कि UN लेड हम एक ही इनिशिएटिव को मानते हैं, और वो इनिशिएटिव है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। जब एक इनिशिएटिव चल रहा है तो और बाकी इतने सारे इनिशिएटिव की क्या जरूरत है? एक ही इनिशिएटिव से जो मेन फोकस काम है वो तो हो सकता है। जो भी हम लोग को बात करना है वो हम लोग यहीं पे बात करेंगे, जो भी ट्रीटी करना है हम लोग यहीं पे करेंगे, बाकी और किसी भी ट्रीटी को हम नहीं मानेंगे। ये इंडिया का स्टैंड है।
इंडिया बोला है कि हम पहले से ही क्या किए हुए हैं, नो फर्स्ट यूज, हम किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री पे कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम इतने साल से बिल्कुल पीसफुल यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर का। और ये पीसफुल यूज के कारण ही है कि इंडिया जो है वो, इंडिया का यूएस के साथ डील हो गया, इंडिया का जापान जापान जैसा कंट्री जो न्यूक्लियर अटैक को झेल चुका है, ये इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया है। तो ये सब इंडिया का एक है, एक विक्ट्री है, और इस कारण इंडिया का स्टैंड और इस मामले में मजबूत है। तो ये मेजर इशू और मेजर सारा जो इस सिचुएशन, करंट जो सिचुएशन है, क्या इशूज हैं सारे कंट्री का, यूएन का क्या इनिशिएटिव है, यूएन इस पर बहुत लगा हुआ, जैसे टीपीएनडब्ल्यू पे यूएन का बहुत ज्यादा फोकस था कि इस पे सारे कंट्री साइन करें। उसके बाद इंडिया का भी क्या स्टैंड है, इंडिया चाहता बोलता है कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए और कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म नहीं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम अगला न्यूज देखते हैं, और जो आज का लास्ट न्यूज रहेगा, आज का लास्ट डिस्कशन रहेगा, वो है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है, जैसे अगर हम इस मैप को देखें, तो इधर क्या है, इधर मेनलैंड यूके है, इधर क्या है, इधर मेनलैंड यूके है, ये है आपका नॉर्दर्न आइलैंड, ये नॉर्दर्न आइलैंड है। और ये है आयरलैंड, आयरलैंड की इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि कोई किसका पार्ट है, ये ब्रिटेन का पार्ट है। तो 2000 जब 2016 में ब्रेग्जिट स्टार्ट हुआ, तो ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट में बहुत स्लाइटली डिफरेंसेस, 49% जो थे वो नो, और 51% जो थे वो यस किए थे, इस कारण से ब्रेग्जिट हुआ था। तो ब्रेग्जिट के बाद आप ब्रिटेन के कंडीशन को समझ सकते हो, ब्रेग्जिट के बाद अब टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर वहां चेंज हो चुके हैं। जब ब्रेग्जिट हो रहा था तो उसमें कौन थे, ये उसमें कोई और प्रेसिडेंट थे। उसके बाद अभी कौन प्रेसिडेंट है, अभी बोरिस जॉनसन है। इसके बाद थेरेसा मे जो थी वो भी प्रेसिडेंट बनी। जब ब्रेग्जिट हुआ तो उसमें कौन बने थे, डेविड कैमरून थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद थेरेसा मे बनी प्राइम मिनिस्टर, इसको भी रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद अभी बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन को बहुत हार्ड लाइनर बोला जाता है। ये कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन के साथ निगोशिएट किए थे, जो कि फाइनल निगोशिएशन साइन हुआ था 2021 में। और ये बहुत हार्ड व्यू रखे थे निगोशिएशन में, बहुत हार्ड रहे थे, और बहुत हार्ड कंडीशंस रखा गया था निगोशिएशन में। तो उसमें ये निगोशिएशन जब हुआ था तो ये हुआ था कि जब कोई भी सामान ब्रिटेन से आएगा, कोई भी सामान ब्रिटेन से आएगा, खास करके खाने वाला सामान, तो यहाँ पे वो जांच का, ईयू का जांच यहाँ पे होगा, और तभी वो यहाँ अलाउ होगा, क्योंकि ये दोनों का बॉर्डर जो है वो बहुत पोरस बॉर्डर है, नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड का। तो अगर कुछ भी आप यहाँ भेजते हो तो वो डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा बिना रोक टोक को। और जो यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, बहुत हार्ड है। तो इसलिए यहाँ पे ये जांच होने के लिए बोला गया था, और इस पे निगोशिएशन हुआ था। लेकिन हाल ही में ब्रिटेन के, अभी हाल ही में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो बोले कि हम इसको रिविजिट करेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है हम इसको रिविजिट करेंगे, हम इसमें रिफॉर्म लाएंगे। वो क्या बोले कि अब जो है वो दो तरह से यहाँ पे रहेगा, एक जाएगा ग्रीन लाइन, एक ग्रीन लाइन रहेगा, और दूसरा रहेगा रेड लाइन, दूसरा रहेगा रेड लाइन। ग्रीन लाइन से वो प्रोडक्ट जाएगा जो स्पेशली नॉर्दर्न आइलैंड के यूज के लिए रहेगा, और रेड लाइन से वो प्रोडक्ट जाएगा जो यूरोपियन यूनियन में जाना रहेगा। यानी कि यहाँ के बाद ये एरिया किस में आ जाता है, यूरोपियन यूनियन में। इधर का एरिया किस में है, नॉन यूरोपियन यूनियन में। तो इस पे यूरोपियन यूनियन कहना है कि हम कैसे जानेंगे कि ये जब यूरोप, जब नॉर्दर्न आइलैंड में कोई सामान आ गया तो वो रेड लाइन से आया है या ग्रीन लाइन से आया है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इशू हो रहा है। ब्रिटेन ये क्यों बोल रहा है कि हम यहाँ पे इसको रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटेन के जो फूड है, खास करके ब्रिटेन का जो मीट है, मीट पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। और इनके बहुत सारे जो एग्री कंपनी है, फूड कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, उस पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनका बहुत सारा सामान यहाँ नहीं आ रहा है, इस कारण से यूरोपियन यूनियन में भी नहीं जा पा रहा है। तो इन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है।
यहाँ के जो यूनियनिस्ट पार्टी जो है, वो जो ब्रेक्जिट के सपोर्टर थे, वो भी इसके सपोर्ट में है कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए, बदलाव आने चाहिए, क्योंकि इनको बहुत इशू है, इनको बहुत जो फूड क्राइसिस हो जा रहा है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर फूड पहुंच नहीं पा रहा। तो इसी कारण यूरोपियन यूनियन जो है वो बोला कि हम इंटरनेशनल लॉज में जाएंगे, इंटरनेशनल जो जुडिशियरी है वहां जाएंगे और ब्रिटेन के अगेंस्ट वहां पे बात उठाएंगे कि ब्रिटेन जो है वो एग्रीमेंट को यूनिलेटरली ब्रेक कर रहा है। जो एग्रीमेंट हुआ था वो ब्रिटेन यूनिलेटरली ब्रेक कर रहा है, ये सारा यहाँ पे इशू है। और ब्रिटेन बोल रहा है कि हम अपनी देश को देखते हुए जो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो इस कारण हम इसको रिफॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे मेजर इशू है जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ये यही है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। तो ये आज का मेजर न्यूज है जो हम लोग डिस्कस किए हैं। रेस्ट न्यूज फिर कल जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जो है वो अगर अच्छा लगा है तो इसको कीजिए। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।